स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको ये सॉल्यूशन आपके नोटबुक में लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको रेडीमेड मिल गए हैं तो आप लिखोगे नहीं, आप सोचोगे कि लास्ट में एग्जाम्स के टाइम पे आप इसको देखोगे। वैसे नहीं करना है, आपको भी नोट डाउन करना है। मैंने एफर्ट्स डाले हैं, आपको भी एफर्ट्स डालने हैं क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने एफर्ट्स डाले हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बने, आप भी इंटरेस्ट लेके स्टडी करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो, इसीलिए मैंने एफर्ट्स डाले हैं इसमें। ठीक है, और स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब आपको है ना स्टेटमेंट दिया है, उसके 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन उसकी करेक्ट उससे रिलेटेड है, करेक्ट उसका आंसर है करके। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आपका सब क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी इकोनॉमिक्स के ब्रांच है। हमने ब्रांचेस स्टडी की है, 2 ब्रांच है, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में से कौन सी ब्रांच है जो कि है ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से डील करती है। तो मेरे एक्सप्लेनेशन लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में ही है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है विद एग्जांपल्स आल्सो। तो जिसने मेरे वो थियोरी लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल हर एक पर्सन को, मतलब इंडिविजुअल यूनिट को मिलता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंडर में ही होता है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शन दिया है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, इकोनोमेट्रिक्स दिया है एंड आपको नन ऑफ दीज दिया। तो ये नन ऑफ दीज तो नहीं है, इकोनोमेट्रिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि कहाँ पे भी आपके चैप्टर 1 में एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड नहीं आता है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लार्ज लेवल पे होता है, राइट। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑब्वियसली जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। तो आपको ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ए बी सी तो नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, तो ओनली ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको एग्जाम में पैटर्न लिखने का वे भी आपका ये है कि आंसर ऑप्शन 3 ओनली ए। तो इस तरीके से आपका ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल कम एज ओनली ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जहां पे जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन ओनली ए। तो ये आपका फर्स्ट जो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला जो सब क्वेश्चन 1 है उसका आंसर ओनली ए आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट्स स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 4 दिए हुए हैं, ये जो क्लू, उनको आपको रीड करना है 1 बाय 1 और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से जो कॉन्सेप्ट्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम दिया है, ये तो नहीं होता, नेशनल इनकम तो कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। जनरल प्राइस लेवल, दिस इज ऑल्सो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में ही आता है क्योंकि जनरल लेवल पे हुआ, ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्राइस लेवल नहीं है, राइट। तो ये भी आपका है ना मैक्रो के अंडर में आता है। अभी फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, डी वाला दिया है प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो सी जो आपका फैक्टर प्राइसिंग है एंड डी प्रोडक्ट प्राइसिंग है। तो ये फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग ये दोनों भी कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हमने स्टडी किया है। तो जब आप ऑप्शंस में से आपका चूज करोगे करेक्ट ऑप्शन,
तो बी और सी तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका, बी सी डी भी नहीं है, ए बी सी भी नहीं है। तो लास्ट जो आपका है ना ऑप्शन नंबर 4 है वो सी एंड डी है। सी एंड डी मतलब उसका जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन मतलब आपका सी वाला एंड डी वाला ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है जो आप है ना कॉन्सेप्ट है जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी करते हो। तो आपका ये जो आंसर आपका है वो ऑप्शन 4 सी एंड डी इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है और फिर जो दिए हुए आपको क्लूज है उनको ध्यान से रीड करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको तो चूज करना है। तो ये आपका सी यहाँ पे करेक्ट और यहाँ पे डी भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से सी एंड डी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये सी एंड डी आपको ऑप्शन नंबर 4 के यहाँ पे दिखाई देता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 और सी एंड डी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हमको सब क्वेश्चन है जो जिसमें चूज करेक्ट ऑप्शन हमको करना है। तो उसमें दिया मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को डीप हम स्टडी करते हैं तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड है। तो लंपिंग मेथड तो नहीं आता है, फर्स्ट ए जो दिया है वो आपको लंपिंग मेथड है। लंपिंग मेथड कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने स्टडी किया है मेरे थियोरी एक्सप्लेनेशन में, मैंने बताया कि लंपिंग मेथड कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एग्रीगेटिव मेथड, तो एग्रीगेटिव ये तो एग्रीगेटिव पूरा तो बोले तो टोटल तो ये कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी नहीं होगा। देन आपका स्लाइसिंग मेथड हुआ एंड बाद में इंक्लूसिव मेथड हुआ। तो ये इंक्लूसिव एग्रीगेटिव लंपिंग मेथड ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो आपका इसका मेथड ऑफ एडॉप्टेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज अ स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग बोलेंगे तो स्प्लिट्स कर देते हैं हम, पार्ट्स कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। तो ये छोटे छोटे टुकड़े तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में ही करते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होती है, राइट, एकदम डीप। हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट को एग्जामिन करते हैं, सेपरेटली हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो उसके लिए तो हमको स्लाइसिंग करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे, पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो वो स्लाइसिंग मेथड हम यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को हम एनालिसिस करने के लिए उसका हम कौन सा मेथड अप्लाई करते, तो स्लाइसिंग मेथड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन ये है वो ओनली सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाला आपका नहीं आएगा, सेकंड भी आपका नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट में तो ACD बोला है, सेकंड में ABD बोला है, थर्ड ऑप्शन आपका ओनली सी बोला। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ओनली सी मतलब ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ वाला भी नहीं होता है क्योंकि फोर्थ वाले में तो ओनली ए दिया, तो वो तो लंपिंग मेथड के अंडर में आता है। तो सॉरी, लंपिंग मेथड वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है, तो वो हम नहीं लेंगे। हम ओनली हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमने चूज किया है वो है ओनली सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट उस पे आते हैं, फोर्थ यहाँ पे दिया है कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए वाला दिया है होल इकोनॉमी, यस, होल, टोटल, होल मतलब पूरा, फुल, राइट। तो फुल इकोनॉमी को स्टडी करता है कोई भी कंट्री के। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी के बारे में भी स्टडी करता है। देन सी कम्स एज एग्रीगेट सप्लाई। तो यस, एग्रीगेट मतलब टोटल सप्लाई, तो टोटल सप्लाई के बारे में भी स्टडी होती है, राइट, टोटल सप्लाई के बारे में भी होता है। डी आपको जो दिया है, डी वाला वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, डी है प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हम यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब तो होता है कि हाउ द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अ कॉटन क्लॉथ, या कोई आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो राइस या कार या किसी भी कमोडिटी का जो थाउजेंड्स ऑफ अदर कमोडिटीज का कैसे डिटरमाइन होता है। तो ये तो रिलेटिव प्राइसेस हुआ, ये तो इंडिविजुअल लेवल हो गया। तो ये इंडिविजुअल स्टडीज जो होती है कोई भी प्रोडक्ट्स की, तो वो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में करते हैं, मैक्रो के अंडर में नहीं आता ये। तो यहाँ पे ये जो डी वाला है वो नहीं आएगा। डी को छोड़ के बाकी 3, जो डी वाला ये छोड़ के बाकी 3 मतलब ए, बी एंड सी, ये तीनों करेक्ट है, राइट। तो फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंडर में ए, बी, सी तीनों भी आ रहे हैं। तो ऑप्शंस, और यहाँ पे ऑप्शन में आपका फर्स्ट जो दिया है ए, बी, सी, यही आपका करेक्ट है।
आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब आपके रॉन्ग ऑप्शन है, वो आपको नहीं लेने। तो आप अपने आंसर में ऑप्शन 1 ए बी B, C लिखोगे। तो इस तरीके से आपका ये जो फोर्थ जो है सब क्वेश्चन नंबर 1 का चूज द करेक्ट आंसर, वो हमने कवर अप किया। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कंप्लीट द कोरिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें आपको कोरिलेशन, जैसे आपने साइंस में भी कोरिलेट किया है, कोरिलेशन सीखा है, राइट। तो और अभी आप इससे नए नहीं हो, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने यही पैटर्न फॉलो किए हैं, राइट। हमारे लिए नया नहीं है 12th में कुछ, तो हमने ये पैटर्न फॉलो किया। तो आपको कोरिलेशन सेट करना है। तो यहाँ पे है ना, ये सब जो है ना, आप है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो आपको इन सब की हैबिट वैसे भी हो ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? स्लाइसिंग मेथड से। तो आपको पूछा है कि फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे मेथड की बात हुई है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन मेथड के साथ किया गया है। तो यहाँ पे आपने स्लाइसिंग मेथड लिखा है, तो फिर आपको मैक्रो का भी आपको इधर मेथड ही लिखना है। तो मेथड यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड होता है लंपिंग मेथड। ये लंपिंग होता है, टोटल होल, राइट। तो ये लंपिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लंपिंग मेथड यूज करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। उसका एनालिसिस करने के लिए हम लंपिंग मेथड को यूज करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्लाइसिंग मेथड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ लंपिंग मेथड। द नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हाउ वी स्टडी अ ट्री, सिंगल ट्री के बारे में, एक इंडिविजुअल, राइट। ट्री बोले थे कि इंडिविजुअल, मतलब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल। यहाँ पे जो ट्री के बारे में स्टडी करना, तो इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। ये वाली है ना जो मॉरिस डॉब की डेफिनेशन है, उसमें है ना हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। तो वो वहां पे यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल स्टडी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर किससे डील करेगा? मैक्रो इकोनॉमी को आप किससे कोरिलेट करोगे? तो मैक्रो इकोनॉमी को आप फॉरेस्ट, आप किससे कोरिलेट करोगे? फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट बोला तो ऑन लार्ज बेसिस, राइट। पूरा का पूरा फॉरेस्ट। यहाँ पे है ना इंडिविजुअल स्टडी नहीं होती है। हमको भी पता है कि मैक्रो मतलब एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट टोटल। तो टोटल मतलब फॉरेस्ट लिया हमने, और इंडिविजुअल है तो ट्री इज अ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्टडीज होती है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, तो ट्री। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो होल फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट, ओके। एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे कोरिलेशन में हम फॉरेस्ट लेते हैं। देन नेक्स्ट इट कम्स टू थर्ड कोरिलेशन आपको करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक थियरी इज को रिलेटेड विथ व्हाट? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को रिलेट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी, मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको को रिलेट करेगी? तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम यहाँ पे हम प्राइस थियरी, ये किसको कोरिलेट करता है? प्राइस थियरी को। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी हम बोलते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी। ये होता है प्राइस थियरी, इट इज रिलेटेड टू द प्राइस थियरी। तो यहाँ पे इसमें ये इसका जो करेक्ट आंसर होता है प्राइस थियरी आएगा, माइक्रो का प्राइस थियरी आएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट? मैक्रोस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रोस मतलब क्या होगा? तो माइक्रोस मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो ये वर्ड्स जो डिराइव्ड हुए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, कहाँ से डिराइव हुए, मतलब कहाँ से आए हैं ये शब्द, हमने कहाँ से लेके आए, कौन सी डिक्शनरी से उठ के आए, मतलब कहाँ से ये इरप्ट हुए? तो ये है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए। तो ये ग्रीक में मैक्रोस बोला जाता है, वो मैक्रो को मैक्रोस बोलते हैं, एंड माइक्रो को माइक्रोस। तो यहाँ पे जब मैक्रोस इज रिलेटेड टू व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रोस विल बी रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऑलरेडी हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट इसका स्टडी किया है, तो वहां पे हमने ऑलरेडी ये किया है। तो ये इट इज नॉट वेरी टफ, इट इज इजी। आपने अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपको बराबर रिकलेक्ट हो गया होगा कि हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं इस तरीके से, राइट। तो आपको माइंड में रखना है इनको। देन नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ है कोरिलेशन हम करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम
कोरिलेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम है ना जनरल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आता है। और तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में क्या आएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम यहाँ पे पार्शियल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये ना एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री होती है, राइट, और इन सबको आइसोलेट करके हम अलग करके एनालिसिस करते हैं, उनका अलग करके आइसोलेट करके हम उनका एनालिसिस करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम हमको पता है कि माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, हम इसको पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्रो में अगर जनरल इक्विलिब्रियम है, होल, टोटल, एग्रीगेट, जनरल बोले तो इन जनरल, होल, राइट, तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम करेक्ट इसका हम फिलअप करेंगे। कंप्लीट कोरिलेशन जो करना है उसमें हम पार्शियल इक्विलिब्रियम करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ऐसे कुछ कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर कोई डाउट हो तो आप मुझे है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। तो अभी आते हैं नेक्स्ट, उस पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ना आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आपको पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब आपको पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस, और जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं उनके हेल्प से आपको क्या करना है, वो इलस्ट्रेशन में आपको पहचानना है पहले बात तो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओके, और फिर उसको आपको उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो है, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, गौरी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। तो पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ये सब बातें कहाँ पे आती है, हमने माइक्रो एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये जो पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, ये सब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी किया। कहाँ स्टडी किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी किया। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। तो हम इसके लिए आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर 1, फिर हम कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के सामने हम लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में ही स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में, राइट। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट को लिखना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, उसको लिखना है। फिर उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन भी करना है कि उसका मतलब क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे हमको मीनिंग लिख देना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, स्मॉल छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करता है, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, पर्टिकुलर फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इन सबको स्टडी करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट के अंदर में आता है। तो इस तरीके से ये जो हमको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना है तो उसमें हमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट को लिखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंड फिर उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख दिया आपने, और फिर उसके बाद में आपको उसका मतलब बताना है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली किससे रिलेटेड है, उसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ the behavior of small individual economic units like individual consumers, particular firms, individual prices, individual household etc. ओके, तो इस तरीके से ये आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। इसमें और है आगे, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है कि रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजंस, रमेश ने सारे डिसीजंस लेने का डिसीजन लिया। कौन से रिलेशन रिलेटेड टू, कौन से डिसीजंस, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन से रिलेटेड उसने सारे डिसीजंस लेने का डिसीजन लिया। सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है। तो ये जो व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमने ना फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंडर में स्टडी किया है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो ये कंसेप्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी का, जिसको हमने इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। और इवन है ना 11th स्टैंडर्ड में आपने ना जो
इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ, उनकी जो डेफिनेशन के की पॉइंट्स है वहां पे भी आपने लेसेस फेयर, उनका कहना था कि भाई लेसेस फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, नो इंटरवेंशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो वो कब होते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी में होते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब आपको लिबर्टी दी जाती है, यू आर फ्री टू डिसाइड फॉर योर गुड्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रमेश ने डिसीजन लिया है डिसाइड करने का कि क्या और कैसे कहाँ प्रोड्यूस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमी का, मतलब लेसेस फेयर पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी लिखना है। ये आपका इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है। तो इन सच एन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? तो इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एक्सेट्रा, इन सब का डिसीजन, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ओके। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं आर टेकन अप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स जिसमें ना कोई दूसरा है ना इंटरफेयर नहीं करता है, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं करती है, दे आर फ्री टू टेक द डिसीजंस, ओके। बिजनेसमैन है वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स चॉइस। अब ये डिसीजंस ऑब्वियसली बिजनेसमैन अपनी मर्जी से डिसाइड तो करेगा, लेकिन वो डिसाइड क्या करेगा, वो किसके हिसाब से, किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा? तो कंज्यूमर्स के चॉइस एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे डिसाइड करेगा। मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। लेकिन है ना इस कॉन्सेप्ट में है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो देर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, दूसरी कोई एजेंसी या गवर्नमेंट का इधर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे उनका इंटरफियरेंस नहीं होगा, वो लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। आपको इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या किससे रिलेटेड है, और फिर उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है और उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो हमें ये नया नहीं, हमने स्टडी किया, मतलब हमने थियोरी पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वेरी डीपली, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है? शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स। शबाना ने वर्कर्स को वेजेस दिया इन अ फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को उन्होंने क्या दिया? शबाना ने उनको सैलरी दी, वेजेस दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन, और अपने बैंक लोन पे उसने इंटरेस्ट भी चुकाया, वो भी पेमेंट किया। तो यहाँ पे ये है ना किससे रिलेट करता है? तो ये फैक्टर प्राइसिंग से रिलेट करता है कि कौन कौन से फैक्टर ने है ना कंट्रीब्यूट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हमने इस थियरी को हम थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा हुआ? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप ये किससे कहाँ पे डील करता है? तो ये इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑलरेडी हमने है ना इसको जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हमने फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंडर में इसको हमने स्टडी किया है कि है ना किस तरीके से है ना लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो अपना समय देते हैं प्रोडक्शन वर्क के लिए, काम करने होने के लिए अच्छे से, तो उनको भी तो इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि है ना शबाना ने क्यों दिया वर्कर्स को सैलरी? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था प्रोडक्शन प्रोसेस में। बैंक लोन लिया था, उसको इंटरेस्ट देना पड़ा उसको, क्योंकि उसने बैंक से पैसा लिया था, बैंक ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, लोन सैंक्शन करके लोन का पैसा देके, तभी तो प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हुआ। तो इसीलिए ये फैक्टर प्राइसिंग पॉलिसी बोला जाता है इसको कि थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हुआ, जहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स, फैक्टर्स को हम रिवॉर्ड्स देते हैं, इनकम देते हैं टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स और इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करता है? तो इट एक्सप्लेन्स हाउ रेंट,
वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर डिटरमाइन। किस तरीके से है ना रेंट, वेजेस और प्रॉफिट और इंटरेस्ट हम डिटरमाइन करते हैं, उसका डिसीजन हम कौन से बेसिस पे लेते हैं। भाई कितनी सैलरी देनी है, लोन लिया है तो भाई लोन का जो अमाउंट है 5%, 10%, 12% बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो इंटरेस्ट हमको देना है, क्योंकि पहले बात हो चुकी है, डिसीजन पहले ले चुके हैं हम, तो इसीलिए इसको थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सारे मैंने एक्सप्लेन किए वो अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर नहीं है, कहीं पे डाउट है, तो मेरे जो थियरी की वीडियोस मैंने बनाए हैं, चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वहां पे जाके आपको थियरी वाले लेक्चर्स अच्छे से सुन लेने हैं, और फिर वापस आपको ये है ना जितने भी मैंने ये पार्ट 1 में मैंने जो एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, वो आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।